जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जेएस पब्लिकेशन द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जो अभी जस्ट स्टार्ट की गई है 3 जुलाई को। तो 3 जुलाई को स्टार्ट की गई है और अपने चैनल पे जो है यूट्यूब चैनल पे 4 जुलाई को स्टार्ट की गई है। उसी को हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो सेट होगा, यानी आज हम 6 जुलाई को आप लोग को दे रहे हैं क्लास। तो इस 6 जुलाई को आज आप लोग का है तीसरा सेट। कौन सा सेट है? तीसरा सेट है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि शनिवार और रविवार को क्लास नहीं करवाया जाता है, जिसकी वजह से शनिवार और रविवार को आप लोग का क्लास नहीं होगा। यानी शनिवार को तो जैसे कि आज शनिवार है तो आज तो आपको क्लास मिल रहा है, क्योंकि लेकिन आज रात में जो क्लास एप्लीकेशन पे नहीं होगा, यानी रविवार को और सोमवार को मैं क्लास नहीं दे पाऊँगा। तो मैं सोच रहा था कि जो सेट करवाया गया उसका रिवीजन जो है स्पीड में करवा दूंगा। अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन मैं ये आपको बोल नहीं रहूँगा कि करवा दूंगा। अगर मैं नहीं करवाता हूँ क्लास तो आपको उस बीच में रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो आज का क्लास जो है इसमें हम लोग कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक के कुल 25 क्वेश्चन होंगे और करंट अफेयर्स के कुल 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत डिस्कशन रहता है, लेकिन करंट अफेयर्स में कौन सा डिस्कशन होगा। तो करंट अफेयर्स सिर्फ आंसर बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है 1 मंथ का मात्र 11 रुपये। 1 मंथ का कितना चार्ज है? मात्र 11 रुपये। 11 रुपये तो आप लोग इधर उधर बहुत कुछ कर देते होंगे। 11 रुपये इसलिए लिया जा रहा है, ऐसे तो मैं खुद से बाय करके आप लोग को मतलब क्लास दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, लेकिन मैं देखता था कि उस पर लोग कंसेस नहीं हो रहे, जिसकी वजह से 11 रुपये लिया जा रहा है। और मैं अपना ही पैसा क्यों लगा के आप लोग को बार बार दूँ। अगर आप लोग में से मेरे पास सिर्फ 10 स्टूडेंट हो जाते हैं और इसका चार्ज जो है 150 रुपया पड़ता है, तो लगभग 110 रुपया हमारे पास आ जाएगा। बाकी 40-45 रुपया जो भी लगेगा वो मैं अपना लगा दूंगा। तो इस हिसाब से मेरा भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, बाकी आप लोग भी अच्छे से क्लास कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से सब कुछ चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से भारत जैसे विकासशील देश की विशेषता कौन सी है? तो निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी है? जनाधिक यानी अधिक जनसंख्या है। बिल्कुल सही है कि भारत में आप देख सकते हैं कि जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक है। कृषि की प्रधानता भी है, ये भी सही है। और कच्चे माल का निर्यात भी, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है इसमें। विकासशील देश की विशेषता कौन सी है? तो ये तीनों है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? आपको पता होगा अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत आता है कृषि, द्वितीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत आता है उद्योग, और तृतीय क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आता है सेवा। तो मतलब ऐसा अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि अगर आपको प्राथमिक क्षेत्र को मजबूत करना है, आप द्वितीय क्षेत्र को पहले मजबूत कीजिए। अगर द्वितीय क्षेत्र को मजबूत करना है तो आप तृतीय क्षेत्र को पहले मजबूत कीजिए। तृतीय क्षेत्र में सिर्फ सेवा ही नहीं आता है, सेवा के अंतर्गत आता है शिक्षा, बैंकिंग, ये सभी जो है सेवा के अंतर्गत ही आता है। मतलब कि अगर आप शिक्षा अच्छा देते हैं तो आप उससे जो है माइंड जो है अच्छा, मतलब कंसस होगा किसी का भी व्यक्ति का, और व्यक्ति जो है उद्योग पे ध्यान देगा या फिर जॉब पे ध्यान देगा। और जब जॉब पे या उद्योग पे ध्यान देता है तो जैसे कि मानिए कि एक व्यक्ति जो है शिक्षित हो चुका है और वो शिक्षित व्यक्ति जो है अब सोचता है कि गन्ना का फैक्ट्री लगाना है, यानी चीनी का फैक्ट्री लगाना है। तो चीनी का फैक्ट्री अगर वो लगाता है या फिर बनाता है, स्टार्ट करता है, तो उसके लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? गन्ना की ज़रूरत पड़ेगी। और गन्ना कौन उपजा के देगा? किसान उपजा के देगा। अगर किसान को पैसा मिलता है इस चीज़ से तो किसान उपजाएगा ही। तो प्राथमिक क्षेत्र में भी देखिए वृद्धि हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र में भी वृद्धि होगा क्योंकि उद्योग लग रहा है, और तृतीय क्षेत्र में भी वृद्धि तो खुद ब खुद होते ही जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन सा शामिल नहीं है? तो उत्खनन शामिल है, मत्स्यन शामिल है और वानिकी शामिल है, लेकिन भंडारण जो है ये द्वितीय क्षेत्र के नहीं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके क्षेत्र के अंतर्गत? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। भारतीय राष्ट्रीय आय क्या है? यानी राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पाद लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल मतलब आप शुद्ध मान सकते हैं, उत्पाद लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 की कथित व्यापक दृष्टि तथा आकांक्षाओं की सर्वोत्तम व्यवस्था थी? तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। तीव्रता मतलब आपको पता होगा, तीव्रता मतलब होता है कि अधिक तेजी से, ठीक है। और समावेशी विकास का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए। समावेशी विकास का मतलब है कि जैसे कोई भी सरकार द्वारा कोई भी योजना लाई जा रही है, उसमें सबसे पहले जो है गरीब तबके के लोग हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, जो गरीब हैं या फिर जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उन्हें सबसे पहले लाभ पहुंचना चाहिए। उसे ही समावेशी विकास कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में देश सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त किया था? तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो देश सबसे अधिक सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त किया था। लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8%, याद रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा।
रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण व्यक्ति 1 महीने में प्रतिदिन कितने से अधिक खर्च करेगा तो वह गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। अगर 32 रुपया खर्च करता है रंगराजन समिति के अनुसार तो वह जो है गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। तो इस अनुसार आप ऐड कर लीजिएगा। देखिए रंगराजन समिति जो है वो किस चीज़ पे निकाला था, एक व्यक्ति का व्यय, जो प्रभावी व्यय होता है कितना खर्च कर रहा है उस पर जो है गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। और इस जो है 2012 में, हाँ 2012 में रंगराजन समिति की स्थापना हुई थी और 2014 में जो है ये रिपोर्ट दिया था। ठीक है, 2012 में हुई थी और 2014 में रिपोर्ट दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, और ये गरीबी रेखा से संबंधित तेंदुलकर समिति भी आप लोग को याद होगा, सुरेश तेंदुलकर समिति। ये जो है ग्रामीण रेखा पे 27 रुपया अपना रिपोर्ट में दिए थे और तेंदुलकर समिति की स्थापना हुई थी 2004 में और ये अपना रिपोर्ट जो है 2009 में दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी की किस्म विकसित देशों में की जाती है? तो कौन सी बेरोजगारी है जो विकसित देशों में की जाती है? वो है चक्रीय बेरोजगारी और एक बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये दोनों बेरोजगारी जो है विकसित देशों में होती है। चक्रीय बेरोजगारी उस बेरोजगारी को बोलते हैं जैसे कि अर्थव्यवस्था में कभी मंदी आ जाती है, कभी उतार चढ़ाव आते रहता है, उस दौरान जो बेरोजगार होते हैं, तो अर्थव्यवस्था अगर मंदी पड़ी हुई है तो कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगी, फिर से वो रोजगार में चले जाएंगे जो बेरोजगार हो गए थे। तो इस अनुसार जो है ये मतलब चक्रीय बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है वो ऐसा बेरोजगारी है ना, जैसे कि देखिए जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो एक जॉब छोड़ के कोई अन्य जॉब में जा रहा है, तो उस जॉब को छोड़ के और दूसरे जॉब में जो जा रहा है उस दौरान यानी 1 से 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन जो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सभी जितने भी नौटंकी करने में लग रहा है, तो इस दौरान जो समय लग रहा है उस दौरान जितने दिन के लिए वो बेरोजगार हो रहा है उसे ही बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो चक्रीय बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी ये दोनों बेरोजगारी विकसित देश में पाई जाती है और विकसित देश में जो पाई जाती है इस दोनों बेरोजगारी को अस्थायी बेरोजगारी की श्रेणी में रखा गया है। कौन सी बेरोजगारी? अस्थायी बेरोजगारी के श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, भारत जैसे विकासशील देश में पाई जाने वाली बेरोजगारी के कारण के आलोक में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हो जाएगा, देश में अधिक जनसंख्या होने के कारण विशाल श्रम शक्ति, सही है। देश में पूंजी का अभाव, बिल्कुल सही है। देश में आधारभूत संरचना का विकास, ये गलत है। उद्यम एवं प्रबंधन का अभाव होगा, यहाँ प्रभाव नहीं होगा अभाव होगा, तो ये भी सही है। तो इसमें हो जाए 1, 2 और 4। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई। कब की गई? वर्ष 2016 में। और इसके तहत ही जो किसान वर्ग हैं उसको साल में 6000 रुपया दिया जाता है। साल में 6000, 2-2 हज़ार करके 3 किस्त में। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति निम्नलिखित दृष्टिकोण पर आधारित थी। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जो है ये आधारित थी उत्पादन वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र हेतु उदार नीति। मतलब इस लाइसेंसिंग नीति का कहना मतलब अर्थ ये था, आप समझिएगा मेरी भावनाओं को, फिर आपको देखिए भावना अगर आप समझ लें फिर आपको क्वेश्चन याद रहेगा। बाकी आप रट्टू हैं तो रटने वाले को तो हम कुछ नहीं कर सकते, याद करेंगे फिर भूलेंगे, फिर याद करेंगे फिर भूलेंगे, लेकिन भावना अगर आप समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन कभी मिलेगा तो आप उस पर अंदाज़ा लगा के भी या फिर ऑप्शन को छांट के भी आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो जो रिजल्ट बना रहे हैं उनको सारा क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको इतना पता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होगा, ये भी पता होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि 4 ऑप्शन दिया है तो 4 ऑप्शन में आपको कम से कम 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन छांटने का भी क्षमता होना चाहिए ना, ये तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। अगर नहीं पता है तो ऑप्शन छांटा जाता है, एग्जैक्टली पता है तो आंसर लगा ही दिया जाएगा, लेकिन नहीं पता है तो उसका ऑप्शन छांटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि के माध्यम से अनेक भुगतान किए जाते हैं और सुविधा के कारण उन्हें लोग मुद्रा के अधिक महत्व देते हैं। यह बैंक मुद्रा या साख मुद्रा ही ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। कौन सी मुद्रा कहलाती है? ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? तो स्वर्ण के बदले, विदेशी प्रतिभूति के बदले और भारतीय सरकार की प्रतिभूति के बदले। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। बेसल 3 का निर्धारण किस वर्ष किया गया? बेसल 3 का निर्धारण किया गया 2011 में। कब किया गया? 2011 में। मैं आपको बता दूं कि बेसल 3 जो है एक स्विट्जरलैंड का स्थान है बेसल, वहीं पे इस बेसल 3 यहाँ पे क्या होता है ना कि जितने भी केंद्रीय बैंक हैं पूरे देश का, पूरे विश्व का जितना भी केंद्रीय देश है, पूरे विश्व का जितना भी केंद्रीय बैंक है ना, उन सभी के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर जो हेड होते हैं वो सभी बैठते हैं और वहाँ पे चर्चा करते हैं कैसे अर्थव्यवस्था को ठीक किया जाए, कैसे बैंक की प्रणाली को सुधार में रखा जाए, इसलिए उस पर चर्चा होती है। इसे बेसल 3 कहा जाता है।
तो बेसल 1 जो है जो 1988 में आया था, लेकिन अपने भारत में 1999 में लागू हुआ। और बेसल 2 जो है वो आया था लगभग 2004 में, जो कि अपने भारत में 2009 में लागू हुआ। और बेसल 3 2011 में आया, जो अभी तक अपने भारत में प्रभावी ढंग से नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट है मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति में क्या अंतर है। तो मौद्रिक नीति मुद्रा की पूर्ति संबंधित है, जबकि ये गलत हो गया, अंतर पूछ रहा है ना। मौद्रिक नीति मुद्रा की मात्रा व ब्याज दर के आधार पर संपूर्ण मांग की नियंत्रित करता है, जबकि राजकोषीय नीति इसके लिए बजट प्रणाली का सहारा लेती है। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वस्तु एवं लोक कर के या सेवा कर में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो सीमा शुल्क जो है इसमें शामिल नहीं है। शेयर बाजार का ऐसा सट्टेबाज जो ना तो शेयर की खरीद करता है और ना ही शेयर को बेचता है, परंतु नए शेयर की खरीद के लिए आवेदन अवश्य करता है, उसे क्या कहते हैं। इसका अर्थ आप समझे, करता क्या है कि वो कि जैसे मैं हूँ और मेरे कोई पार्टनर हैं, उनको शेयर का दाम बढ़वाना है, तो वो हमको बोलेंगे क्या कि आप शेयर में जो है एप्लीकेशन दे दीजिए, मतलब आवेदन कर। तो वो हमको बोलेंगे कि जैसे कोई नया शेयर मार्केट में आया है, उसमें बोलेंगे कि आप सिर्फ आवेदन देके छोड़ दीजिए कि हमको ये शेयर बाय करना है। हमको बाय नहीं करना है, मतलब उन्हें क्या करना है कि सिर्फ उस शेयर का दाम बढ़वाना है। तो इस अनुसार हमारे जैसे बहुत सारे को बोल देंगे कि आवेदन देके छोड़ दीजिए। इससे ये होगा कि मार्केट में फैल जाएगा कि इस शेयर का दाम बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे खरीदने वाले हैं, ऐसा कुछ होने वाला है, तो इस शेयर का दाम बढ़ेगा, तो बहुत सारे लोग बाय कर लेंगे, इससे मतलब उस शेयर का दाम बढ़ जाएगा। यही होता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टैग। क्या बोलते हैं, स्टैग। आइसक्रीम की कीमत व अध्ययन किया जाता है किसमें। तो आइसक्रीम की कीमत का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था। व्यष्टि अर्थव्यवस्था का मतलब है किसी चीज़ का मतलब पर्सनल कंपनी होना, और समष्टि अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ये सामूहिक रूप से होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संतुलन कीमत उस कीमत को कहते हैं जिस पर किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति बराबर हो। ये तो सही है। नियंत्रण कीमत संतुलन स्तर वाली कीमत से नीचे निर्धारित की जाती है, ये भी सही है। समर्थन कीमत संतुलन स्तर वाली कीमत से ऊपर निर्धारित की जाती है, उपयुक्त सभी सही है। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की कौन सी विशेषता एकाधिकार बाजार से मेल खाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान होना। जब आप ग्राफ पढ़ेंगे फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, मांग वक्र की ओर नीचे ढलान होना। इस तरह का ढलान बना बॉक्स टाइप का बना होता है और उसका जो ढलान होता है नीचे की तरफ होता है। तो आप बॉक्स जब ग्राफ पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा। विलासिता वस्तु की मांग, विलासिता वस्तु की मांग जो होती है अत्यधिक लोचदार होती है। क्या होती है, अत्यधिक लोचदार होती है। उत्पादन के साधन की कीमत निर्धारण में निम्न में से कौन सा घटक शामिल है। तो इसमें देखिए उत्पादन में क्या क्या जरूरी है। उत्पादन में आपको पूंजी चाहिए, पूंजी के बाद आपको श्रम चाहिए, नहीं मजदूर चाहिए, उसके बाद आपको पैसा भी चाहिए, पूंजी तो बोल दिए पैसा, उसके बाद उद्यमी चाहिए, उसके बाद आपको ज़मीन चाहिए। अगर आप ज़मीन ले रहे हैं तो उसका लगान देना पड़ेगा, पूंजी ले रहे हैं उसका ब्याज देना पड़ेगा, श्रमिक लगा रहे हैं उसको मजदूरी देना पड़ेगा। तो इस तीनों चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय खुशहाली की अवधारणा कौन से वर्ष भूटान के नरेश जिंगमे सिंगमे वांगचुक ने की थी। तो वर्ष 1972 में। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है क्या, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक अधोसंरचना सुविधाओं का विकास सही है। कृषि का पुनरुद्धार ये भी सही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिक होना चाहिए उपलब्धता, उपयुक्त सभी आंसर होगा। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत नोट जारी करने हेतु तो आरबीआई के पास 200 करोड़ का कोष होना चाहिए। यह कोष आरबीआई के पास किस रूप में रखना पड़ता है। तो यह कोष जो है आरबीआई के पास, तो इसका आंसर हो जाएगा 115 करोड़ रुपए का सोना रखना होगा आरबीआई के पास और 85 करोड़ रुपए का विदेशी प्रतिभूति। देखिए आरबीआई के पास एनी टाइम 200 करोड़ रुपये रहना ही होगा, उसके कोष में रहना एकदम अनिवार्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 200 करोड़ रुपये बहुत कम है, इसे बढ़ाना चाहिए सरकार को, कम से कम 2000 करोड़ 5000 करोड़ रखना चाहिए अपने कोष में। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तो जिसके अनुसार जो है इससे ज़्यादा पैसे तो लेके भाग जा रहा है मान लिया ये वो लोग, तो इससे ज़्यादा रखना चाहिए। बाकी सरकार की मर्जी, अर्थशास्त्री की मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। करेंसी नोट जारी करता है, ये तो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य। बैंकों की शोध क्षमता बनाए रखना, हाँ ये भी आरबीआई का कार्य है। बैंकों पर लोगों का विश्वास बनाए रखना, ये भी आरबीआई का कार्य है। निर्यात करता एवं उद्योगपति को ऋण प्रदान करना, ये जो आरबीआई का कार्य नहीं है, क्योंकि आरबीआई किसी को भी ऋण नहीं देती। ऋण अगर देना होगा आरबीआई तो वो किसी भी बैंक को देगी, किसी भी पर्सनल व्यक्ति को नहीं देती है। यहाँ तक अर्थशास्त्र का क्वेश्चन था जो खत्म हो चुका है। अब हम लोग कवर करेंगे क्या, करंट अफेयर्स। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। तो 5 लोगों को। इसमें कोई डिस्कशन नहीं कर पाएंगे और डिस्कशन होता ही नहीं, करंट अफेयर्स में क्या डिस्कशन करना है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अलंकवार को बचाया है। तो यह ईरान का जहाज, कहाँ का है, ईरान का जहाज है। हाल ही में किस देश के कार्गो जहाज से टकराने के बाद
फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज ढह गया जिससे अमेरिका ने आपातकाल की घोषणा की। सिंगापुर। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये है मीना चरांद्रा। क्या है? मीना चरांद्रा। BWF की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्ते तक विश्व नंबर 1 स्थान पर रहने वाले भारतीय जोड़ी कौन बने? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? ये क्या है? गुजरात में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है रोम में। मियामी ओपन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एंटन के साथ मेंस डबल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है रोहन बोपन्ना ने जीता है। 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए? तो ये रोके गए बिहार में। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट किसके द्वारा विकसित किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट ओपन AI, ए और बी दोनों। ठीक है। 150 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले नेक्स्ट है 150 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले भारत के एकमात्र फुटबॉलर कौन है? सुनील छेत्री। RBI का स्थापना दिवस 1 अप्रैल। नेक्स्ट है संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ कौन सा देश सहमत हुआ है? ये सहमत हुआ है नेपाल। ठीक है। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? तो ये बने हैं हार्दिक सिंह। कौन बने? हार्दिक सिंह। भारत का पहली AI आधारित फिल्म कौन है जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है? तो ये AI आधारित फिल्म है इराह। कौन सा है? इराह। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइट शामिल की है? तो कुल 18 साइट शामिल किया गया। हाल ही में किस देश के संविधान में ऐतिहासिक संशोधन किया गया है? सोमालिया के संविधान में ऐतिहासिक संशोधन किया गया है। हाल ही में T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 शिकार पूरा करने में दुनिया के पहले विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी। किस राज्य के रिगनाई पचरा कपड़ा और त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेड़ा को GI टैग दिया गया है? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा। चलिए, अच्छा, अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिया था, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 जो है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है अंधता निवारण सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया गया? ये मनाया गया 1 से 7 अप्रैल तक। मोपा हवाई अड्डे DG यात्रा प्रणाली शुरू की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? तो DG यात्रा प्रणाली ये किस राज्य में शुरू की गई है? बताइए। ये शुरू की है गोवा में। माई CGHS TIOS ऐप हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? यह है गुजरात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी को कहां पर लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है मुंबई में। कहां पे? मुंबई में। आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए जो खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।